हेलो स्टूडेंट। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा अब नया टॉपिक है रिलक्टेंस। तो ये क्या होता है रिलक्टेंस? तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो कराते हैं तो वह कंडक्टर क्या करता है, करंट को अपोज करता है, और उस अपोजिशन को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। तो यह तो इलेक्ट्रिसिटी में बात हुई। अगर मैग्नेटिज्म में बात करूं तो जब भी हम किसी सब्सटेंस को मैग्नेट बनाने चलते हैं या फिर किसी सर्किट में जब हम मैग्नेटिज्म फ्लो कराना चाहते हैं तो ऐसे कंडीशन में वह सब्सटेंस जब मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रोड्यूस करने को अपोज करता है तो उस अपोजिशन को हम लोग क्या कहते हैं, रिलक्टेंस कहते हैं। तो चलिए मैं इसका डिफिनेशन लिख देता हूं। मैग्नेटिक रिलक्टेंस, मैं बोलकर डिफिनेशन लिखूंगा तो आपको भी लिखने में आसानी होगी। मैं आपके प्रॉब्लम को समझता हूं, इसीलिए मैं पहले से लिखा हुआ डिफिनेशन अब नहीं ला रहा हूं, मैं बोलकर साथ साथ लिख रहा हूं। तो मैं लिख देता हूं मैग्नेटिक रिलक्टेंस, जिसको हम मैग्नेटिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं, या फिर हम इसको मैग्नेटिक इंसुलेटर भी कह सकते हैं। कंडक्टर का उल्टा क्या होता है, इंसुलेटर होता है। ओके, तो ये कैसे हम डिफाइन करेंगे इनको? इज डिफाइंड एज the opposition offered by a magnetic circuit to the production of magnetic flux। ओके, तो आप डिफिनेशन लिख लिए होंगे या लिख रहे होंगे, आप समझ जाएंगे पॉइंट को। फिर से मैं बोल देता हूं, मैग्नेटिक रिलक्टेंस हम लोग किसको कह रहे हैं, मैग्नेटिक रेसिस्टेंस को ही कह रहे हैं, या फिर मैग्नेटिक इंसुलेटर को कह रहे हैं, जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि अपोजिशन जो कि ऑफर किया जा रहा है किसी मैग्नेटिक सर्किट के द्वारा, जब वह सर्किट मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है तब। ओके, तो रिलक्टेंस को अगर इसका फॉर्मूला मैं अब बताता हूं आपको, तो मान लेते हैं कि कोई एक हमारा सब्सटेंस है, इन्हीं से हम क्या करना चाह रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं। इस सब्सटेंस का लेंथ L है, इसका एरिया A है, और यह जो फ्लक्स प्रोड्यूस करने वाला है वह फाई फ्लक्स प्रोड्यूस करने वाला है। तो अगर हम रिलक्टेंस को S साइन से डिनोट करें तो S जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा
लेंथ का, मतलब जैसे जैसे हम इस सब्सटेंस का लेंथ बड़ा करते जाएंगे यह उतना ही ज्यादा अपोज करेगा, और यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया का, यानी कि एरिया हम बढ़ाते जाएंगे तो अपोजिशन जो है वो घटता चला जाएगा, एरिया हम घटाएंगे तो अपोजिशन जो है, रिलक्टेंस जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम हटा दें तो हम कुछ कांस्टेंट लेकर चले आते हैं। कांस्टेंट हमारा क्या आएगा, म्यू नॉट म्यू आर। जी हाँ, यह म्यू नॉट म्यू आर क्या है, यह म्यू नॉट म्यू आर जो है यह परमिएबिलिटी है। क्या है म्यू नॉट, ये तो समझ गए आप, लेंथ है, एरिया है। यह म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट जो है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मैंने आपको बताया है, याद नहीं है तो पीछे का वीडियो देख लेंगे। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 4 इंटू 10 टू द पावर, ऐसे लिख देता हूँ, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 हेनरी पर मीटर, यह होता है। और यह म्यू आर क्या है, यह रिलेटिव, म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी है। रिलेटिव परमिएबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि किसी खास मीडियम का हम लोग फ्री स्पेस के क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, जो उसका रेशियो निकाल रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी कह रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा रिलक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, मैं स्क्रीन को इधर कर देता हूं। चलिए, तो यूनिट ऑफ रिलक्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, आप इसको निकाल भी सकते हैं, मैंने आपको बताया है निकालने का तरीका, फॉर्मूला रख के आप निकालते हैं। क्या हो जाएगा इसका यूनिट, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर हेनरी। ओके, तो आई होप कि आप लोग इसको कर लिए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलता हूं, मिटा देता हूं इसे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीकेज फैक्टर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं लीकेज फैक्टर। लीकेज का मतलब आप लोग समझते हैं कि पाइप से जब पानी चूने लगता है, आप नहीं चाहते हैं कि उस जगह से पानी चूहे, लेकिन फूट जाता है तो भी क्या होने लगता है, चूने लगता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीकेज कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लीकेज फैक्टर निकाल रहे हैं। फैक्टर मतलब क्या हो गया, अनुपात, कंपेरिजन। तो हम लोग लीकेज यहाँ पर फैक्टर निकाल रहे हैं। तो मान लीजिए कि हमारा कोई इस तरीके का कोई कॉइल है, ठीक है, इस पे हमने क्या कर रखा है, टर्न लगा के रखा है ऐसा ऐसा। ओके, ये मैंने गोल बनाया है, तो गोल हम लोग जो बनाते हैं उसको हम लोग टोरॉइड कहते हैं, और अगर हमें सीधा सीधी ऐसे बनाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। दोनों ही केस में एक ही बात होगी। मैं यहाँ पर आपको एक और चीज के साथ एग्जाम्पल में बता रहा हूं। तो इसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ इस प्रकार से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा होगा। कुछ ऐसे भी हो रहा होगा, कुछ ऐसे भी हो रहा होगा, कुछ इधर भी हो रहा होगा।
कुछ इधर भी हो रहा होगा, ठीक है, इधर साइड भी वही हो रहा होगा। तो हमारे लिए जो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो काम का है वह कहाँ का, मैं इधर यही चीज का इधर की ओर एग्जाम्पल लेकर मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला ही जो फ्लक्स है वही हमारे काम का है। बाकी जो इधर इधर से निकल जा रहा है, इधर इधर से जो निकल जा रहा है वो हमारे काम का अगर नहीं है, तो मान लीजिए कि कुछ फ्लक्स जो है वो हमारे लिए बेकाम का है और कुछ फ्लक्स जो है हमारे लिए काम का है। तो जो बेकाम का है वो हमारे लिए क्या हो गया, लीकेज हो गया, ठीक है। जो हमारे काम का नहीं है वो हमारे लिए क्या हो गया, लीकेज हो गया। तो हम यहाँ पर डिफिनेशन इसका लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे द रेशियो ऑफ द टोटल फ्लक्स, जितना टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, तो रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस्ड टू द यूजफुल फ्लक्स is called लीकेज फैक्टर। ठीक है, तो हमने जो टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस किए हैं और उसमें से जो हमारा यूजफुल फ्लक्स है तो वही है, उसकी का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लीकेज फैक्टर हो जाएगा। तो अगर लीकेज फैक्टर को हम लैम्डा साइन से डिनोट कर दे तो क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय यूजफुल फ्लक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए फैक्टर का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, फैक्टर का कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि इसका यूनिट इसका यूनिट दोनों का सेम ही है और दोनों कट के क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो हमारा यहाँ पर यह टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वह है बीएच कर्व। मैं इसको मिटा देता हूं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हमारा है बीएच कर्व। ये क्या होता है बीएच कर्व? बीएच कर्व कहने का मतलब कि बी और एच के बीच में जो हम कर्व बनाएंगे वो हमारा क्या होगा, बीएच कर्व होगा। जी हाँ, तो ये तो मैंने आपको कहीं बताया है। जी हाँ, लास्ट टॉपिक में मैंने यह बताया है। तो हिस्टेरिसिस लूप को ही हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम लोग बीएच कर्व कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार से था। ओके, तो बी और एच के बीच में जो कर्व हमको मिल रहा है इसी को हम क्या कह रहे हैं, बीएच कर्व कर रहे हैं, या फिर हम क्या कह रहे हैं, हिस्टेरिसिस लूप कह रहे हैं। और इसी से हमको हिस्टेरिसिस लॉस का भी सिद्धांत जो है वह भी हमको मिलता है। तो मैं फटाफट बता देता हूं कि आखिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है। मैंने वहां पर आपको बता दिया है पूरे अच्छे तरीके से कि बीएच कर्व किस प्रकार से हमारा बनता है। अब यहाँ पर मैं आपको इसका कुछ इम्पोर्टेंस बता देता हूं। तो चलिए, मैं इस ग्राफ को तो आप वहां समझ गए हैं, अब मैं इसे यहाँ पर मिटाकर इसके बारे में कुछ पॉइंट आपको बता देता हूं। तो मैं इस तरीके से कुछ लिखता हूं, आप भी लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे। जैसा कि मैंने बताया, मैग्नेटाइजेशन कर्व, हिस्टेरिसिस कर्व, ये सभी क्या है, बीएच ही कर्व है। तो मैं ऐसे लिखता हूं, मैग्नेटाइजेशन, और वो इसका नोट्स जो है मैं कुछ पीडीएफ बनाकर डाल दूंगा और
और जो पॉइंट मैं यहाँ लिखवाऊंगा उसको मैं नोट्स में नहीं डालूंगा, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। तो मैग्नेटाइजेशन कर्व और हिस्टेरिसिस कर्व इज द ग्राफ between magnetic induction B vector and the magnetic intensity H वेक्टर। ठीक है, क्लियर है? और मैं लिख देता हूं इसके बारे में। तो देखिए, ये जो BH कर्व हम बना रहे हैं, इस वक्त क्या हो रहा है, हमारा कुछ एनर्जी जो है वो हम मैग्नेटिज्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। और यह क्या हो रहा है, फिर धीरे धीरे हम लोग उसके मैग्नेटिज्म को कम भी कर रहे हैं। तो यह प्रोसेस के मैग्नेट बनाने और डीमैग्नेटाइज करने के प्रोसेस के बीच में हमारा क्या हो जा रहा है, कुछ एनर्जी जो है वो लॉस हो जा रहा है। खर्च तो हो ही रहा है, कुछ काम के लिए खर्च हो रहा है, और कुछ क्या हो रहा है, बेकाम के लिए लॉस में चला जा रहा है। हम लिखते हैं इसके बारे में, ड्यूरिंग द cycle of magnetization and demagnetization of a magnetic substance एनर्जी इज स्पेंट, ऊर्जा क्या हो रही है, खर्च हो रही है मैग्नेट बनाने में भी या फिर मैग्नेट से मैग्नेटिक पावर खत्म करने में भी, दोनों स्थिति में। तो ये जो ऊर्जा हमारी खर्च हो रही है और कुछ ऊर्जा जो है वह लॉस में चल जा रहा है, वह ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। दिस एनर्जी appears as the heat energy and the substance is heated। हो जाएगा। Such energy loss is known as hysteresis loss। ठीक है, ऐसे एनर्जी के लॉस को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। द लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। अब कितना एनर्जी लॉस होगा, तो यह बात कैसे पता चलेगा, वैल्यू ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ BH कर्व और हिस्टेरेसिस लूप। तो यही बात जो है हमारा कर्व जो है वह बताता है। कुछ इस प्रकार से हम कर्व बना रहे थे, कहाँ बना दूं, जगह नहीं है,
आई होप कि आप लिख लिए होंगे। चलिए इधर बना देता हूँ कुछ इस प्रकार से। तो ये गया मेरा यूं गया, फिर यूं आने के बाद कुछ इस प्रकार से हो गया, फिर यूं जाने के बाद कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, ये मैंने लिया है बी, ये मैंने लिया है एच। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, यही एरिया हमारा क्या बताएगा, लॉस के बारे में बताएगा, हिस्टेरिसिस लॉस के बारे में बताएगा कि कितना ऊर्जा जो है वो हमारा खर्च हुआ और घाटे में चला गया यह काम करने में, जब हम लोग किसी सब्सटेंस को क्या कर रहे थे, मैग्नेट बना रहे थे और डीमैग्नेटाइज कर रहे थे उस वक्त। तो चलिए कुछ और इम्पोर्टेंस हम लोग देख लेते हैं। मैं लिखवा देता हूं कि और इसका क्या महत्व है। मैं लिखता हूं इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टेरिसिस लूप, या फिर आप इसको कर्व कहिए। ओहो दिख नहीं रहा, चलिए अब दिख रहा होगा। इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टेरिसिस लूप, या फिर आप इसको लूप कहिए, या फिर आप इसको कर्व कहिए, या बीएच कर्व कहिए, सभी बातें बराबर हैं। तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है, द स्टडी ऑफ hysteresis curve of a given substance helps us, इसका स्टडी करने से हमें क्या मिलता है, एक मदद मिलता है, helps us to know the properties of substance ठीक है, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का प्रॉपर्टी हमको इससे पता चलता है। ऑन द बेसिस ऑफ, इस प्रॉपर्टी से हम लोग क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टीज, इस प्रॉपर्टी का हम लोग कहाँ पर उपयोग करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टीज वी कैन सेलेक्ट, हम लोग सेलेक्ट कर पाएंगे, चुन पाएंगे वैसे मटेरियल को। वी कैन सेलेक्ट मटेरियल और सब्सटेंस फॉर मेकिंग द कोर of generator, कॉमा दे देता हूं, जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफार्मर। देखिए इन सभी चीजों में इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, मैग्नेटिज्म का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। तो मैग्नेटिज्म का जैसे ही महत्व हुआ तो हम लोग किस सब्सटेंस को चुनेंगे, यह बात हमको जरूर है।
तो इस बात को जरूरी करने के लिए, पता करने के लिए हम लोग हिस्टेरेसिस लूप, हिस्टेरेसिस कर्व के द्वारा सब्सटेंस का चुनाव करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस जो है हम लोगों के लिए ऐसे मशीन में लगाना बेहतर हो सकता है। देता हूं एंड ऑल्सो परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट में भी बनाने हम लोग इसका चुनाव कर पाएंगे। परमानेंट मैग्नेट जिसका लूप का एरिया सबसे कम होगा, वैसे ही मटेरियल का हम लोग चुनाव करेंगे। तो आयरन के लिए, स्टील के लिए, इन सभी के लिए जो हिस्टेरेसिस लूप का एरिया होता है वह सबसे छोटा होता है, सबसे कम होता है। तो इसीलिए हम लोग आयरन, स्टील, इन सभी मटेरियल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने इक्विपमेंट बनाने में। तो चलिए इस सेशन को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कुछ नए पॉइंट को देखेंगे।